हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जनित गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के माइंड मैप। आज हम माइंड मैप बनाना सीखेंगे। माइंड मैप होता क्या है? देखो यहाँ पे ना आपको पूरे चैप्टर की समरी मिल जाती है, ठीक है। आपको पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन मिल जाता है विद इन अ मिनट, यानी कि आप 15 से 20 मिनट में आप अपना पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। नो नीड कि आप 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर्स देखिए पेपर के टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार पढ़ चुके होते हो। तो आप सोचते हो कि भाई एक बार हम आखिरी रिवीजन कर ले, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास शॉर्ट टाइम होता है तो फटाफट से हम माइंड मैप बनाएंगे एंड जानेंगे कि क्यों हमारे लिए इफेक्टिव है, ठीक है। इससे देखो आपका बहुत टाइम बचेगा। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे माइंड मैप बनाऊंगी वैसे वैसे आपको भी माइंड मैप्स ड्रॉ करने हैं। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है? यस, चलो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक तो मैं पेज पे आपको बता दूंगी कि क्या लिखना है, कौन से चैप्टर का हम माइंड मैप बनाने जा रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड non-metals mind map। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माइंड मैप। फटाफट से आप भी एक A4 शीट पेज ले लीजिए, ठीक है। आपको भी एक A4 शीट पेज ले लेना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पूरे चैप्टर को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे, मेटल्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखो आप एक ही पेज पे लिख सकते हो, बट यहाँ पे उतना मुझे ये स्पेस मिल नहीं पाएगा, इसलिए मैं आपको दूसरे तीसरे पेज पे भी लिख के बताऊंगी, है ना। मेटल्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज। आप अपने पेजेस में फिजिकल प्रॉपर्टी के नीचे ही सारी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के नीचे ही आप सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। फिर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी ये दो चीजें हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिख लिया। अब मेटल एंड नॉन मेटल हमने पढ़ लिया है। फिर हम जानेंगे किसके बारे में, कोरोजन के बारे में, क्योंकि ये भी टर्म है इसमें, है ना। एक हम टर्म यहां पे पढ़ेंगे कोरोजन, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे किसका, हम एनालिसिस करेंगे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ऑन रिएक्टिविटी। सो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ऑन रिएक्टिविटी। और जैसे ही हम इस रिएक्टिविटी के बारे में जान लेंगे, हमें पढ़ना है आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। हमें यहां पे किसके बारे में जानेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, formation of ionic compound, and the last one is extractions of metal, extraction of metal। बस अब इसको फटाफट से हम इलाबरेट करते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ हेडिंग लिखवाई है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, पेपर पे आप ऐसा ही बनाओगे, है ना। मैं इसको कंप्रेस भी कर सकती हूँ, फिर वो आपको दिखेगा नहीं, राइट। और इसी के नीचे इसकी सबकी थ्योरी आप लिख दोगे, जो मैं भी आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी। क्या इतना क्लियर है? फटाफट से देख लो थ्योरी पे। चले अब हम जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मेटल्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स में हमने यहाँ पे दो चीज देखी है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
physical properties and chemical properties. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा? दे आर सॉलिड, दे आर डक्टाइल. ठीक है, दे आर मेलिएबल, लश्चर, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर. तो ये सारी प्रॉपर्टी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको क्या क्या देखना है? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो हमने देखा था मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है. सो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड. ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड. एग्जाम्पल है 2Mg plus O2 will give 2MgO. एक रिएक्शन हो गया हमारा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. दूसरा था वाटर के साथ. तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. एग्जाम्पल है हमारा Na प्लस H2O गिव NaOH प्लस H2. ये था हमारा सेकेंड रिएक्शन. ठीक है, थर्ड रिएक्शन मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ हमने कराया है. मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड. जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. क्या मिल जाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. एग्जाम्पल मेटल में हमने ले लिया Mg प्लस HCl गिव MgCl2 प्लस H2. ये हमने रिएक्शन को कर दिया है बैलेंस. ठीक है, नाउ इसके बाद और क्या चीजें हैं? अगर मेटल को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल हाइड्राइड बन जाएगा. क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो मेटल क्लोराइड बन जाएगा. ठीक है, तो इतना ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की. अब ऐसे ही हम नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे. नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है. सो नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा? कैन बी सॉलिड. ठीक है, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है. कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. इनमें से ये कुछ भी हो सकता है. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका. लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये आसानी से टूट जाते हैं. और जो चीज आसानी से टूट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ब्रिटल बोलते हैं. ठीक है, ये नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल है. नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल. राइट, नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. देखो हम क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर अभी लिख रहे हैं ना, तो आपको हो सकता है कि लिखने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन जब आप एक बार बना लेंगे तो रिवाइज करने में आपको हार्डली 15 मिनट लगेंगे. उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है. ठीक है, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बना के देगा, है ना. नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन give non-metallic oxide. ठीक है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कार्बन प्लस O2 will give
कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैसियस इन फेज। ठीक है, एक यहाँ पे हमारी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, हम नॉन मेटल का रिएक्शन स्टीम के साथ करा सकते हैं। अगर जो नॉन मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो भी हमारा यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस H2 देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन यहाँ पे कार्बन ले लो, कार्बन प्लस 2H2O, कार्बन प्लस 2H2O क्या मिल जाएगा हमको? CO2 प्लस H2, राइट, CO2 प्लस H2। नॉन मेटल क्या एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? तो नॉन मेटल एसिड के साथ नो रिएक्शन देते, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। नॉन मेटल प्लस एसिड कोई रिएक्शन यहां पे नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो यहां पे देखो हमने किसके बारे में जान लिया? मेटल के बारे में जान लिया, नॉन मेटल के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं कोरोजन के बारे में कि कोरोजन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोरोजन क्या होता है? जब भी कोई स्पीशीज, जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है या फिर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, वो मॉइस्चर एंड एयर की कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे उस पे रस्ट लगना शुरू हो जाता है, वो कोरोड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो कोरोजन क्या हो जाएगा? यहां पे हम उसी के नीचे, आप जो हमने अभी कोरोजन लिखा था ना टेबल, वो पूरा चार्ट बना के उसी के नीचे आपको कोरोजन की डेफिनेशन भी लिख लेनी है। ठीक है, कोरोजन क्या है? कोरोजन, सो अ प्रोसेस इन विच metal react with metal, a process in which metal react with oxygen and water and it start corrode, and it start corrode is called कोरोजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कोरोजन बोलेंगे। रस्टिंग क्या होता है यहीं पे जान लो। रस्टिंग का मतलब होता है जब स्पेसिफिकली आयरन किसकी कांटेक्ट में आता है? जब आयरन मॉइस्चर एंड वाटर की कांटेक्ट में आता है तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। आयरन के अलावा जब हम किसी दूसरे मेटल के बारे में बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, नाउ एक्टिविटी सीरीज के बारे में हम बात कर रहे थे अभी। उसके बाद हमारा एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और रिएक्टिविटी है ना, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और रिएक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं। और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा हमारा? इसमें क्या होता है? ये एक ऐसी सीरीज है जहां पे मेटल अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी लगे हुए हैं। ठीक है, so the series of the metal in which decreasing order of their reactivity, the series of metal in decreasing order of their reactivity। ठीक है, The series of metal in decreasing order of their reactivity। तो हाईली रिएक्टिव कौन होते हैं? सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, दे आर दी हाईली रिएक्टिव। ठीक है, सोडियम है, पोटाशियम है, फिर हमारा कैल्शियम हो जाता है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है ना, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, फिर हमारा जिंक के बाद आ जाता है आयरन, फिर टिन है, टिन के बाद आता है हमारा लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हमारा कॉपर, कॉपर के बाद हमारा सारी चीजें आ जाएगी, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, है ना, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम स्पीशीज को अरेंज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम स्पीशीज को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई है? नाउ इसके बाद था हमारा फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्या है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड? फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक
कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? यस, व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन टुगेदर बाय ट्रांसफरिंग और बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बन जाता है? वो एक कटायन बन जाएगा, अनायन बन जाएगा। वही कटायन और अनायन बाद में मिलके क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स आर, व्हेन metal and non-metal elements, when metal and non-metal elements combine, they form ionic compound। तब जाके ये ionic compound का formation करते हैं। पर लेकिन इतना आसान नहीं है, है ना? metals lose their electron and form cation, whereas non-metal accept that electron and form anion। The opposite charge combine together and form ionic compound। और ये ionic compound का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ NaCl देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ NaCl में क्या है? Na है, ये Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा। वही क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Cl नेगेटिव बना देता है ना? तो Na के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के लास्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? ये इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और अब ये हमारा बन जाएगा Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसने इसको दिया और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, एंड दिस इज द आयोनिक कंपाउंड। नाउ द लास्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो हम यहाँ पे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, किससे? उसके ओर से। तो पूरा जो हमारी बुक में टेबल बना हुआ है ना, फटाफट से हम वो टेबल बना लेते हैं एंड देन हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ओके, आगे बात समझ में? सो और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या है हमारा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और। यहां पे हम क्या करते हैं? मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से ना डिफाइन करते हैं। तो 3 टाइप के मेटल यहां पे होंगे। कितने टाइप के मेटल होंगे यहाँ पे हमारे पास? 3 टाइप के मेटल होंगे। वन इज मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ medium reactivity and metal of low reactivity, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब फटाफट से जान लो, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, और वहां से हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर एंड इससे हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। लेकिन जब हम मीडियम रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो मीडियम रिएक्टिविटी के स्पीशीज 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। या तो वो कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या तो वो अपने सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, या तो वो अपने कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या तो वो अपने
सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कार्बोनेट और सल्फाइड और। अब अगर जो अपने कार्बोनेट और की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम इसका करते हैं कैल्सिनेशन, एंड अगर जो अपने सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसका हम करते हैं रोस्टिंग। और इन दोनों से ही मिलके हमारा बनता है, इन दोनों से ही मिलके क्या बनता है, जो भी कंपाउंड बनेगा वो अपने ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगा। सो ये बन जाएगा हमारा ऑक्साइड ऑफ मेटल। बट अभी भी मेटल हमारा एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, अभी भी मेटल हमारा एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ। अब इस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा, तो रिडक्शन करेंगे मेटल का और उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। सो इसके बाद आएगा हमारा रिडक्शन ऑफ मेटल, एंड देन प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। रुक जाओ, पूरा दिख नहीं रहा होगा ना, ठीक है। रिडक्शन ऑफ मेटल के बाद है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। रिडक्शन ऑफ मेटल के बाद है, मेटल को हमने क्या करना है, यहाँ पे प्योरीफाई करना है। अब बात करते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अगर मेटल्स की रिएक्टिविटी लो है उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में सबसे पहले या तो देखो वो अपने नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा या तो वो अपने सल्फाइड और की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने माना अभी अपने किस फॉर्म में है, सल्फाइड और की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो क्या करते हैं, रोस्टिंग कर देंगे। सल्फाइड और की फॉर्म में प्रेजेंट था, हमने इसका रोस्टिंग कर दिया तो हमें यहाँ पे मेटल मिलेगा, एंड देन इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिफाइन कर देंगे तो हमें हमारा मेटल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिविटी या फिर लो रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने अपने चैप्टर को देखो, यहाँ पे मुझे टाइम दिख रहा है 22 मिनट, तो यहाँ पे हमने चैप्टर को अराउंड आई थिंक मेरे ख्याल से 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप एक बार अगर ये बना लोगे तो देखो भी सिर्फ बनाने में सोचो 20 मिनट लगे, पूरा लिख लिख के जब हमने देखा तब हमको 20 मिनट लगे, है ना। तो फिर रिवीजन करने में तो इतना समय लगेगा ही नहीं, ओके। सो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस क्लास को करेंगे ओवर। सबसे पहले आपको इस तरीके से बना लेना है, आपका तो एक ही पेज पे बन जाएगा क्योंकि हर एक चीज आप इसी के नीचे मेंशन करोगे। यहाँ पे स्पेस नहीं था, बहुत खिचड़ी पक जाती, इसलिए मैंने सबको अलग अलग लिख दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड दिस एंड दिस, और यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एकदम कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही, बाकी के हमारी जो भी डिस्कशन है दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।